Hello students, welcome back to my channel Incredible Scholars। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 10 के चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और इसका टॉपिक दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी फ्रॉम 1848। What do we find? That from 1848, or you can say after 1848, what happened? Nationalism in Europe. Nationalism in Europe. What happened to it? इससे पहले हमने देखा था कि नेशनलिज्म यूरोप के अंदर वो बेसिकली हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ था? डेमोक्रेटिक आइडियाज और साथ में रेवोल्यूशंस के साथ। यानी कि ये वो समय था 1848 से पहले का जहां पर डिफरेंट रीजन्स में जो नेशनलिस्ट थे वो क्या कर रहे थे? वो फ्रेगमेंटेड टेरिटरीज को यूनाइट करने के लिए इनटू वन नेशन स्टेट वो क्या कर रहे थे? रेवोल्यूशंस कर रहे थे एंड दे वर समवेयर सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिक आइडियाज। लेकिन आफ्टर 1848 व्हाट डू वी फाइंड? दैट द नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स association with democracy and revolutions यानी कि इससे पहले के पीरियड में हम देखते हैं कि हमारा जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे यूरोप के अंदर वो काफी हद तक डेमोक्रेटिक आइडियाज और रेवोल्यूशंस के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन 1848 के बाद वो डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेटिक आइडियाज और रेवोल्यूशन से वो दूर हट चुके थे और जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थी यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। व्हाट डिड दे डू? उन्होंने इन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को मोबिलाइज किया अपने इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, या हम कहें अपनी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए और साथ ही साथ यूरोप के अंदर डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, यानी कि यहां तक हम देखते हैं 1848 के बाद हमारी सिचुएशन एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाती है, हमारी कंडीशंस बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। जहां पहले नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स किसके साथ जुड़े हुए थे? डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन के साथ। वो 1848 के बाद रेवोल्यूशंस और डेमोक्रेसी से वो दूर हटते चले गए और कंजर्वेटिव रिजीम जो थी उन्होंने इसका फायदा उठाया अपने पोजीशंस को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए और साथ ही साथ यूरोप के अंदर अपने डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। राइट नाउ ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे दे वर वेरी मच स्ट्रांग इन द जर्मन रीजन्स, जर्मन स्टेट्स के अंदर, जर्मन रीजन्स के अंदर ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। एंड ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट हाउ द लिबरल्स यानी कि जो मिडिल क्लास के जो लिबरल्स थे उन्होंने जर्मन कन्फेडरेशन के डिफरेंट रीजन्स को एक नेशन स्टेट में यानी कि एक यूनाइटेड जर्मनी में कन्वर्ट करने के लिए एक कोशिश किया था। एक ऐसा जर्मन नेशन विच वॉज टू बी गवर्न्ड बाय अ पार्लियामेंट। लेकिन उनका ये जो इनिशिएटिव था उसको मोनार्की और आर्मी की कंबाइंड फोर्सेस ने क्या कर दिया? उसको सप्रेस कर दिया। ठीक है, यानी कि उनका जो एक पहल थी
अगर आपको याद होगा तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से पहले 1848 में ही अल्टीमेटली क्या हुआ था कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जर्मनी के अंदर, दे केम टुगेदर एंड वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और उसके बाद 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे रीच टू द सेंट पॉल चर्च, जहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को कन्वीन किया गया था। उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी के लिए डिजाइन किया था, और जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ऑफर किया प्रशा के किंग विलियम फोर को, तो उसने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और बाद में वी नो दैट द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इट वाज आल्सो बैंड। नाउ सो दिस इज व्हाट डू वी फाइंड हियर, द nationalist sentiments, the nationalist sentiments were strong among the middle class, people in German regions, right? They took initiative to unite the different regions of Germany into a nation state। उन्होंने जर्मन रीजन्स के जर्मनी के डिफरेंट रीजन्स को क्या किया, एक नेशन स्टेट में यूनाइट करने की पहल की, राइट? व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? देयर इनिशिएटिव, उनकी जो पहल थी उसको क्या कर दिया गया? देयर इनिशिएटिव was repressed by the combined forces of the monarchy, यानी कि वहां का जो किंग था, एज आई टोल्ड, मोनार्की एंड आर्मी, वहां के किंग ने और आर्मी ने मिलकर इस इनिशिएटिव को क्या कर दिया? रिप्रेस कर दिया। दे वर ऑल्सो सपोर्टेड बाय द जंकर्स, दैट मीन्स द लार्ज लैंड ओनर्स, बाय द जंकर्स ऑफ प्रशा। इस काम में प्रशा के जो बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, जिनको जंकर्स कहा जाता था, उन्होंने भी आर्मी को और मोनार्की को यानी कि किंग को सपोर्ट किया। आफ्टर दिस, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जर्मन यूनिफिकेशन का, ये टेक ओवर कर लिया बाय प्रशा, and the main role in this was played by its chief minister Otto von Bismarck। यानी कि इस इनिशिएटिव को रिप्रेस करने के बाद जर्मनी को यूनाइट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसने ले लिया? प्रशा ने। और इसका जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, उसने इस काम में यानी कि जर्मनी को यूनाइट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, राइट?
So after this, after this, the responsibility of uniting Germany into a nation state, nation state was took over by Prussia and its chief minister, its chief minister, chief minister, chief minister Otto von Bismarck, Otto von Bismarck, Bismarck played the main role. He is also known as the chief architect of the German unification. उसको जर्मन यूनिफिकेशन का चीफ आर्किटेक्ट भी बोला जाता है. Now, Otto von Bismarck, he was a great diplomat, एक बहुत अच्छा कुशल राजनीतिज्ञ था, आप कह सकते हो. एक कुशल राजनीतिक था और उसने प्रशा की आर्मी और वहां की ब्यूरोक्रेसी, यानी कि वहां के जो प्रशासनिक जो अधिकारी थे, उनके सपोर्ट को हासिल किया और उनके हेल्प से उसने क्या किया? ही हैड डिफीटेड डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस in 3 wars spread over a period of 7 years. यानी कि 7 साल तक प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े और फाइनली प्रशा जो है उसको इन सभी युद्धों में जीत मिली. एंड विद द विक्ट्री ऑफ प्रशा इन दीज 3 wars, the process of German unification was completed. यानी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया. In January 1871, Germany was proclaimed a nation state, that means united, which was to be headed by the Prussian king William I. Right? So after this, what happened? Bismarck got the support of the Prussian army and bureaucracy and defeated Austria, Denmark and France in 3 wars. In 3 wars fought for 7 years. The victory of Prussia completed
completed the task of German unification. German unification. The Prussian king William I was proclaimed the head, or you can say emperor of the German nation, right? The ceremony was held on 18 January 1871 in the Hall of Mirrors, in the Hall of Mirrors in the Versailles Palace, right? जिसको कि यानी कि ये जो सेरेमनी थी, इसको जो डिफरेंट जर्मन स्टेट्स थे उनके प्रिंस ने इसको ज्वाइन किया, यानी कि उनके जो राजकुमार थे डिफरेंट रीजन्स के, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। जो भी प्रशा के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, यानी कि जो भी प्रशा के मिनिस्टर्स थे, उन सभी ने इसको ज्वाइन किया, इंक्लूडिंग इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। और इस सेरेमनी में क्या किया गया, जो विलियम वन, जो कि प्रशियन किंग थे, उनको यूनिफाइड जर्मन नेशन का किंग डिक्लेयर कर दिया गया, एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये पूरे प्रोसेस में हम एक चीज अगर देखते हैं तो वो क्लोजली, व्हाट इज दैट प्रशा, दिस हैड प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल in the unification of Germany. अब ये जो नया नेशन जो फॉर्म हुआ, the new state जो फॉर्म हुआ, this had given a strong emphasis, a huge emphasis over the modernization of currency, banking, as well as the legal and judicial system. और पूरे के पूरे जर्मनी के अंदर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हों या अदर रिफॉर्म्स हों, उन सभी में प्रशियन मॉडल को फॉलो किया गया, राइट? सो द न्यू स्टेट प्लेस्ड great emphasis on modernization of currency, banking, legal and judicial system, and in doing all this Prussian model was followed. So this was how the unification of Germany completed,
I hope that all of you like this video. उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद भी आएगा and you will be able to learn a lot from this. ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर भी हो जाएगा. So if you like the video, please comment, as well as if till now you have not subscribed my channel, please subscribe it. The Incredible Scholars. Thank you and have a great learning ahead.